नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु और केतु की चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे अपनी सम राशि मेष में विराजमान है और 30 अक्टूबर को वे मीन राशि, जो कि उनकी सम राशि ही है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा सा राहु और केतु का इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देना चाहती हूँ। राहु और केतु छाया ग्रह, वक्री ग्रह इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। ज्योतिष के अंदर किसी भी राशि के स्वामी का अधिकार इनको नहीं मिला है, परंतु इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक और गहरा होता है, क्योंकि ये शनि के समान क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब हम शनि, राहु और केतु के संबंध को क्रूर या पाप ग्रहों से देखते हैं, परंतु इनका एक संबंध और भी है। शनि छाया पुत्र है और राहु और केतु को भी हम छाया ग्रह कहते हैं, यानी ये तीनों ग्रह छाया के रूप में प्रभाव दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें पाप ग्रह भी कहा जाता है। अब राहु और केतु शनि के समान इसीलिए पावरफुल है क्योंकि इनका गोचर बहुत प्रभावशाली होता है। ये 18 साल में एक राशि के अंदर प्रवेश करते हैं एक बार, यानी 18 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में इनका गोचर भ्रमण माना जाता है। और ये जो गोचर भ्रमण होता है, ये बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी एक राशि में रहकर उस राशि के हिसाब से प्रभाव दिखाते हैं। यहाँ पर राहु को हम मुंह की भांति देखते हैं और केतु को धड़ की भांति देखा जाता है, पूंछ की भांति देखा जाता है। अब ये राहु और केतु के ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों ये इतने पावरफुल ज्योतिष में है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्वर्ण भानु नामक राक्षस का भगवान विष्णु ने गला उन्होंने काटा था, क्योंकि उसने देवताओं के बीच में जाकर अमृत पी लिया था। राक्षस होते हुए भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर अमृत पिया, तो भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। उससे राहु और केतु दो ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब ये स्वर्ण भानु थे क्या? ये कश्यप ऋषि के पोते माने गए थे और कश्यप ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुई थी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से हुई थी। जब ये ब्रह्मा की संतानें हैं, इसीलिए ये इतने पावरफुल हैं और इसीलिए राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी अपना प्रभाव इस प्लैनेट पर हमारे ऊपर बहुत गहरा दिखाते हैं। जबकि उन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद भी इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये तो हुआ राहु और केतु का संक्षिप्त परिचय। राहु जिसकी आंखें हैं, देख सकते हैं, इसीलिए राहु की दृष्टियां भी होती है और राहु की दृष्टियां गुरु के समान 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। पर केतु जिनकी आंखें नहीं है, इसीलिए इनकी दृष्टियां नहीं होती। राहु के कंपैरिजन में केतु का प्रभाव थोड़ा कम होता है। राहु ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, पर केतु भी मोक्षदाता ग्रह के रूप में देखे जाते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये वाणी पर इनका बहुत आधिपत्य केतु का रहता है। ये हमारे जीवन में दिल से सोचते हैं, क्योंकि इनका दिमाग नहीं होता, केतु का दिमाग नहीं होता, वो दिल से डिसीजन लेते हैं, इसीलिए वे हमें क्षमा भी कर देते हैं। पर राहु ऐसे ग्रह हैं जो दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं। राहु किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर वो व्यक्ति कोई भी कार्य गलत तरीके से करता है तो राहु उसको बराबर लेते हैं। अब 9 ग्रहों के लिए हमारी ये मान्यता होती है कि शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। खराब कोई भी ग्रह नहीं होता, खराब हम होते हैं। ये ग्रह हमारी लाइफ को बैलेंस करने वाले ग्रह माने गए हैं। यानी शनि, राहु और केतु व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्रूर और पाप ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो ये क्रूर और पाप ग्रह नहीं है, हम हैं पापी या क्रूर, और हमें अपने कर्मों का दंड ये ग्रह देते हैं, इसीलिए हम इनसे डरते भी हैं और इन्हें हमने ही ये संज्ञा दे दी कि ये क्रूर ग्रह हैं, ये पाप ग्रह हैं। अब राहु और केतु की कैलकुलेशन जैसे ही दिमाग में किसी व्यक्ति के आती है
तो वो व्यक्ति डर सा जाता है, सहम सा जाता है, क्योंकि राहु उस व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। पर ये ग्रह हमेशा रिजल्ट खराब नहीं देते। इनके रिजल्ट उनके किस स्थान पर बैठे, उस स्थान का स्वामी कौन है, उससे उनकी क्या स्थिति, क्या भाव राहु और केतु का रहता है, और साथ में उस व्यक्ति ने कर्म कैसे किए। अगर उसने गलत तरीके से कुछ अचीवमेंट किया है तो राहु और केतु उसे बराबर कर देंगे, और अगर सही मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त की है तो वो उस उपलब्धियों को बढ़ा देंगे। तो ये है राहु केतु का कार्य। अब मैं आपको आज इस वीडियो के दौरान मेष राशि पर राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दूंगी। वर्तमान में जैसा मैंने आपको बताया कि राहु मेष राशि में विराजमान है, और यहाँ पर मेष राशि में राहु बैठकर बहुत सारी उथल पुथल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 18 महीने से मेष राशि के पर्सनैलिटी में, राशि के खुद के अंदर ही राहु विराजमान है। यहाँ पर गुरु भी साथ में बैठे हैं, और गुरु राहु का चांडाल योग भी अब तक चल रहा था। शनि की तीसरी दृष्टि भी इन दोनों पर थी। पर ये सबसे अच्छी न्यूज़ है कि अब गुरु फ्री हो जाएंगे, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को करने वाले हैं। राहु 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी सम राशि है। और यहाँ पर वे 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात 18 मई 2025 को शाम को 4:35 पर वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु, एक बार पुनः बता दूं, वक्री ग्रह है, छाया ग्रह है, इसलिए उल्टा चलते हैं। इसलिए वे मेष से मीन में और मीन से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से उल्टा साइकिल इनका चलता है। दूसरे ग्रह सीधा चलते हैं, ये उल्टी चाल चलते हैं। अब यहाँ गुरु और राहु का चांडाल योग तो समाप्त हो रहा है, तो गुरु खुलकर रिजल्ट अब आपको देते हुए दिखाई देंगे। तो ये धनु और मीन राशियों के साथ साथ जहां पर भी गुरु अच्छे बैठे हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उन सभी राशियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर राहु पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, जो राहु को और आक्रामक बना रही है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो अब राहु चले जाएंगे मीन राशि में। मेष राशि के लिए राहु जा रहे हैं अपने से 12वें। अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये आप मेष लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं और मेष राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेष राशि के हिसाब से इसके रिजल्ट देखूं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप लग्न के हिसाब से भी देखना चाहते हैं, यानी एसेंडेंट के हिसाब से भी देखना चाहते हैं, तो भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेष राशि के लिए राहु चले जाएंगे खर्च भाव में, 12th हाउस, एक ऐसा घर जहां पर राहु बहुत अलग रिजल्ट देते हैं। हालांकि ये फाइनेंशियली हमें डाउन करने वाला स्थान होता है, खर्च का स्थान इसे हम कहते हैं। खर्च के स्थान में राहु बैठा है, तो आपको इस समय खर्चों में संभल कर रहना होगा कि आपको खर्च कहाँ करना है। निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। अब अगर आप उस समय निवेश कर रहे हैं तो उन खर्चों का पहले आकलन जरूर कर लें। अब अगर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे खर्च कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे खर्च कर रहे हैं, पूजा पाठ में खर्च कर रहे हैं, तो वो खर्चा आपको अखरेगा नहीं। किसी अनुष्ठान में खर्च कर रहे हैं तो वो खर्चा आपको अखरेगा नहीं। परंतु अगर आप गलत तरीकों से खर्च करना चाहते हैं, यानी आप रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट कर करोड़पति बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मेष राशि वाले इस समय बहुत कैलकुलेटिव होकर चलें, अपने बजट को देखते हुए, निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। पर अब राहु यहाँ आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो विदेश में जो काम कर रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ, विदेशों से अच्छी ग्रोथ, अच्छी इनकम आने के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है, आप समझिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति के माइंड को बैलेंस करके
चलने वाला ग्रह है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशंस होकर सोचा कि नहीं अब मुझे मिल नहीं रहा, मैं कैसे, और उसमें जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया, तो राहु आपको बहुत ज़्यादा फंसा सकते हैं और उस गलत निर्णय की वजह से राहु आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दिलवा सकते हैं। पर यदि आप बहुत कैलकुलेटिव होकर और बैलेंस तरीके से सोचते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े तो ये समय आपको राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे दिलवाएगा। डेफिनेटली 12th हाउस में राहु आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देंगे, आपके स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी को और तेज करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय पूजा पाठ, धर्म, कर्म, इन सभी कार्यों में आपका रुझान अधिक रहेगा, रुचि अधिक रहेगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आप नास्तिक भी हैं तो इस समय आप आस्तिक बनते हुए दिखाई देंगे, आस्था के पथ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और खर्चे अगर आप इन चीजों पर करेंगे तो उससे आप मानसिक शांति भी पाएंगे, खुशी पाएंगे, प्रसन्नता पाएंगे। ऐसे खर्चे आपको नुकसान नहीं करवाएंगे। इसीलिए 12th हाउस में मेष राशि वालों के लिए राहु बहुत बैलेंस होकर रिजल्ट दे, इसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखना होगा। क्योंकि राहु जहां बैठते हैं ना, उसको व्यक्ति को और एम्बिशंस रखने वाला बना देते हैं, और थॉट उस व्यक्ति के होते हैं, उसके सपने बहुत बड़े हो जाते हैं, सपनों को पंख लग जाते हैं, उसको जल्दी से सब कुछ कमाना होता है, जल्दी से सब कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। पर इस समय आपको अपने माइंड को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने जीवन में एम्बिशंस को महत्व ना दें, क्योंकि अगर हमारे जीवन में एम्बिशंस नहीं होंगे, हमें आगे बढ़ने की ललक नहीं होगी, तो हम हमारे जीवन में कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। रिस्क भी लेना आना चाहिए, पर आप कहाँ रिस्क ले रहे हैं, किस समय रिस्क ले रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। तो राहु इस समय आपको ओवर एम्बिशंस बनाएगा, पर इस समय आपको बहुत संभल कर और सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, बस यही मेरे कहने का तात्पर्य है। आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो ऐसा ना हो कि उस बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप गलत मार्ग पकड़ लें, तो इस समय राहु आपको जेल यात्राएं भी करवा देगा, आपको घाटे और नुकसान की स्थितियां भी दिलवा देगा। नौकरी में भी अगर आप रिश्वत लेने का प्रयास करेंगे तो इस समय राहु आपको बराबर ले लेंगे। गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा, देखिए पहले जो अब तक समय चल रहा था उससे तो बेटर है, पर आपको बहुत अपने माइंड को स्टेबल और बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। विशेष रूप से निवेश में सावधानी रखें। अब मेष राशि वालों को उपाय क्या करने चाहिए? देखिए वैसे भी राहु गुरु के घर में बैठे, गुरु एक स्पिरिचुअल ग्रह माना गया है और देवताओं के देव गुरु बृहस्पति भी हम इन्हें कहते हैं, और राहु गुरु के घर में बैठे हैं, इसलिए वो इतना खराब रिजल्ट नहीं देंगे। पर उसके बावजूद भी कुछ उपाय कर आप राहु के रिजल्ट को सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है तो एक मोर पंख हमेशा अपने पास रखें, अपने पर्स में कैरी करके रखें। दूसरा, भगवान शिव की पूजा आराधना से भी राहु हमेशा शांत रहेंगे और आपको गलत मार्ग पर प्रेरित करने से बचेंगे, यानी आपको पॉजिटिव पाथ दिखाएंगे। तो भगवान शिव की पूजा आराधना करें, रुद्राष्टकम का पाठ आप जरूर करें, रुद्री जरूर पढ़ें। दूसरा, राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए यहां पर आपको गणपति जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। बुधवार के दिन आपको साबुत मूंग गणेश जी पर चढ़ाने हैं और उसके साथ गणेश अथर्वशीष का पाठ भी करें। अगर परिवार में, रिश्तों में, आपके लव रिलेशनशिप में या आपके वैवाहिक संबंधों में खींचतान का माहौल है तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी।
तो इसके लिए आपको शिव परिवार की संयुक्त पूजा आराधना करनी चाहिए। चूंकि राहु की दृष्टियां होती है, तो राहु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो राहु की रोग भाव पर और अष्टम भाव पर दृष्टि तो आपके रोगों में कमी लाएगी और आपकी लाइफ को बैलेंस करेगी, पर सुख स्थान पर राहु की जो दृष्टि पड़ रही है उससे सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखकर आगे बढ़ें। बस ये कुछ राहु की सावधानियां हैं जिसे आपको रखनी है। जो उपाय मैंने बताए वो आपको करने हैं। तो मेष राशि वालों के लिए राहु के परिणाम अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे। पर आपको मैं इतना बता दूं कि आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में राहु के रिजल्ट जानना चाहते हैं कि इस गोचर का आपकी खुद की कुंडली पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।